हेलो स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके मैथ का टीचर, ले चलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, वो मैं आपको करवाना चाहता हूं। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मेंसुरेशन हम जिसमें 3D शेप्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये थोड़ा बहुत इसका लिंक कहीं ना कहीं रहेगा, इसलिए ये भी मैं लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम मेनली स्टडी करेंगे आयलर्स सूत्र या फिर यूलर्स फॉर्मूला। आयलर्स सूत्र। अब जो आयलर्स सूत्र है, ये किस पे लगता है? आयलर्स सूत्र ये लगता है पॉलीहेड्रन पे या फिर बहुफलक पे। अब जो बहुफलक है ये क्या होता है, जैसे कि ये आपको शेप्स दिख रहे हैं अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग जो शेप दिख रहे हैं ये क्या है? बहुफलक, जिसके अंदर एक आधार होता है, जिनमें क्या होता है? मेन एक आधार होता है और बहुत सारे फिर क्या होते हैं इसके अंदर? पॉलीगन्स होते हैं, बहुत सारे बहुभुज होते हैं। बहुभुज आपस में मिलकर एक, जब बहुत सारे बहुभुज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक आपका बहुफलक बनाते हैं। बहुभुज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बहुफलक बनाते हैं, क्योंकि हर बहुभुज एक उसकी क्या होती है? फलक होती है, उसकी एक साइड होती है। जैसे उसका एक फेस होता है, जैसे कोई रूम है तो उसके ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, आगे है, पीछे है, ठीक है। तो वो क्या हो गए? आपके बहुभुज हो गए और बहुभुज मिलकर ये क्या बना दिया? एक बहुफलक बना दिया। अब बहुफलक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें से आपके दो जो मेन बहुफलक है उनके बारे में बात करेंगे। एक का नाम है प्रिज्म और एक का नाम है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड ये किसके अंदर पढ़ेंगे? बहुफलक के अंदर पढ़ेंगे। पॉलीहेड्रन के अंदर पढ़ेंगे। दो पॉलीहेड्रन है, एक है प्रिज्म और एक पिरामिड, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। तो जब सबसे पहले तो हमें इनके बेस देखने, क्या देखने? बेस, ठीक है। अब यहां पर ये जो बेस दिख रहा है आपको, नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसका जो आकार है वो इस तरीके से है। ये इस तरीके का आकार है इसके अंदर। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। नीचे क्या है? एक ट्रायंगल है, इस तरीके से है ये, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इधर बेस क्या है? आधार क्या है? एक ट्रायंगल है। इधर आधार क्या है? एक स्क्वायर है, वर्ग है। इसमें त्रिभुज है, इसमें आधार क्या है? ट्रायंगल है। इसमें आधार क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। तो आधार कुछ भी हो, लेकिन जो प्रिज्म होता है उसका जैसा आधार होता है वैसा ही उसका सिरा होता है। जैसा बेस होता है सेम टू सेम टॉप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। यहां पर भी अगर एक वर्ग है तो ऊपर भी क्या होगा? एक वर्ग होगा। जैसा बेस होगा वैसा टॉप होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। दोनों कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होते हैं। दोनों सर्वांगसम बहुभुज होते हैं। ऊपर भी एक बहुभुज है, नीचे भी बहुभुज है। सर्वांगसम मतलब जैसे नीचे वाला शेप वैसा ही शेप किसका रहेगा? ऊपर वाला। उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम जुड़वा, हूबहू, ठीक है। यहां पर भी नीचे एक स्क्वायर है, ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो ये क्या है? एक प्रिज्म। पिरामिड के अंदर क्या होता है कि नीचे कैसा भी आपका शेप हो, नीचे कैसा ही आपका क्या हो? बहुभुज हो, ऊपर जो है सारे ये किस पे जोड़ेंगे? एक वर्टेक्स पे जोड़ेंगे, एक पॉइंट पे जोड़ेंगे, एक सिरे पे जोड़ेंगे। देखो ट्रायंगल भी एक जगह पर जुड़े, ठीक है। यहां पर स्क्वायर भी है, इसके सारे पॉइंट्स आकर कहां जुड़े? एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ऐसा बहुभुज, इसका आधार तो कोई बहुभुज होता है, लेकिन टॉप क्या होता है? एक शीर्ष होता है, ठीक है। जैसे पिरामिड्स, इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड, उसमें क्या होता है? टॉप एक शीर्ष होता है। और हमारे जो घर होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? वो प्रिज्म शेप के होते हैं। तो ये थे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। अब बच्चों इनकी एक और क्या खास बात है कि जो प्रिज्म होते हैं उनकी जो फेसेस होती है, जैसे कि मान लो कि ये जो आपको एक बुक दिख रही है, इसका जैसा बेस नीचे ट्रायंगल होगा वैसा ही ऊपर क्या होगा? टॉप होगा, ठीक है। तो अब जैसा नीचे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऊपर भी एक ट्रायंगल है, तो इसके जो फेस है, ये वाले फेस है, ये फेस है, ये फेस है, यहाँ वाला ये फेस है, ठीक है। अब ये जो फेस है ना, ये कौन से शेप में? ये पैरेललोग्राम के शेप में, समांतर चतुर्भुज के आकार में दिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक सामने समांतर चतुर्भुज, उस तरफ भी समांतर चतुर्भुज, इस तरफ भी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसके जो साइड वाले फेस होंगे, लेटरल फेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व फलक, ठीक है। लेटरल फेज जो साइड वाले हैं वो किस शेप में होते हैं? पैरेललोग्राम शेप में होते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, इस तरफ वाला, ठीक है।
अब यहाँ पर भी पैरेललोग्राम है इधर और इधर, और जैसा बेस होगा वैसा वैसे टॉप होगा। यहाँ पर आप देखिए नीचे तो ट्राइंगल है और ऊपर से ऐसे ऐसे और इस तरीके से आ रखे। तो साइड वाले क्या है, इसके जो फेस है वो किस शेप के, ये त्रिभुज के शेप में, ट्राइंगल के शेप में। यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक पीछे से। तो इसके कितने फेस हो गए, 4 तो ऐसे हो गया और एक कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। इसमें 3 हो गए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो इसमें 3 ऐसे साइड वाले और एक नीचे वाले, तो इसके 4 फेस हो गए। फेस मतलब फलक हो गए। इसके कितने फेस हो गए, 3 तो साइड में और 2 ऊपर और नीचे, तो 3 और 2 5। इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो साइड में, 2 ऊपर नीचे, कितने हो गए 6। अब पिरामिड और प्रिज्म अगर उनका बेस सेम रखे हम, तो जितने पिरामिड के जो फेस होते हैं उससे एक कम जो होता है, अगर सेम बेस है, जितने इसके अंदर मान लो कितने आए, 3 आए। कितने आए आपके बेटा, 3 फेस आए। तो इसके अंदर कितने फेस आएंगे, उससे एक ज़्यादा 4। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 थे, 3 तो साइड वाला एक नीचे, इसमें 4, 3 साइड वाला और एक नीचे, इसमें 3 साइड वाला एक नीचे 4 और एक ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा 5। उससे जैसा सेम आधार की बात करें तो उससे एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, वो कहाँ हो जाएगी, ऊपर वाले हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है प्रिज्म और पिरामिड के अंदर। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ किनारे होते हैं, कुछ फलक होते हैं, कुछ शीर्ष होते हैं, जैसे एजेस, फेस और वर्टिसेज। अब एग्जाम में क्या करेगा, वो वर्टिसेज और फेस दे देगा किसी पॉलीहेड्रन के। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा उसकी एजेस कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर वो दे देगा तो कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो ये इस पे भी लगेगा फॉर्मूला और ये इस पे भी लगेगा। अब जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ये जो बॉक्स है बच्चों आपके सामने, इसके अंदर इसके जो फेस कितना है, फेस है 6, एक ये रहा और एक पीछे 2, 3 4 5 और नीचे वाला 6। कितने हो गए, 6 फेस हो गए। 6 इसके क्या हो गए, फलक, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। 6 क्या हो गए, फेस या फलक। उसके बाद में जहां पर 2 फेस मिल रहे हो, जहां पर 2 फलक मिल रहे हो, वो क्या कहलाते हैं, एजेस या फिर किनारे। तो देखो बेटा, ये यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो देखो 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, 1 और 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। फिर 4 ऊपर वाले, यहाँ पर भी ये और ये मिल रहे हैं ना, तो 5 6 7 8, और सेम टू सेम नीचे 9 10 11 और 12। तो इसके 12 क्या हो गए बेटा, एजेस। जहां पर 2 फलक, जहां पर 2 एजेस मिलते हैं वो क्या हो जाता है, आपका एजेस हो जाता है, किनारे हो जाता है। ये इन दोनों का किनारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वर्टिसेस, शीर्ष। तो जहां पर 3 फेस मिलते हैं, जैसे कि ये और ये तीनों जहां पर ये मिल गए, ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, पर इसके लिए सही बैठ रही है। देखो यहाँ पर तीनों आकर मिल रहे हैं, जहाँ पर सारे फेस आके मिलते हैं वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। जहाँ पर कैसा भी, जहाँ पर सारे फेस, आसपास वाले फेस आकर मिलते हैं वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोने कितने हैं, ठीक है, जिसको हम ये शीर्ष कह रहे हैं, जैसे कोने कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, 4 नीचे की तरफ। ठीक है, बिल्कुल। बाकी सब तो क्या, देखो फेस जो थे ना, फलक थे ना, वो क्या था, 2D शेप था जिसकी लेंथ और ब्रेड थी। एजेस क्या थे, एजेस थे आपके खाली एक 1D शेप थी, एक लेंथ होती थी खाली, इसमें लेंथ और ब्रेड दोनों होते थे। जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, खाली ये पॉइंट होता है। वर्टेक्स क्या होते हैं, पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके वर्टेक्स या फिर सिरा है, शीर्ष है। क्या है बेटा, शीर्ष। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखो ये चेक कर रहे हैं यूलर्स का फॉर्मूला या आयलर का सूत्र कि v + f = e + 2 होता है। तो अभी हमने इसके अंदर देखा, इसको सीधा ही रख दिया था। तो इसके अंदर हमने वर्टेक्स देखे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, A B C D E F G H, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टेक्स कितने हो गए, 8। फेसेस कितने हो गए, फेस तो 1 2
3 और पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, 6 फेस हो गए। एजेस कितने निकले थे इसके अंदर? 4 ये ऐसे, ये एफ बी जी सी एच डी, 4 ये हो गए। फिर 5 6 7 8 ई एफ एफ जी जी एच और एच ई, और नीचे वाले 4 ये ए बी बी सी डी और डी ए। कितने हो गए? 12 इसके एजेस हो गए या फिर किनारे हो गए। अब हम चेक करते हैं क्या v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 सही है या नहीं है। ठीक है, तो वर्टिसेस कितने हैं इसके अंदर? 8, फेस कितने हैं? 6, एजेस कितने हैं? 12 प्लस 2 की जगह 2, 8 और 6 14 और 12 प्लस 2 14। मतलब ये सूत्र क्या है? सही है। जो किसने दिया था? यूलर ने दिया था, या फिर क्या कह सकते हैं उसको? आयलर ने। आयलर सूत्र कहते हैं इसको। तो इससे रिलेटेड आपको अलग अलग दे सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। वर्टेक्स कितने हैं? 4। फेस कितने हैं यहाँ पर? 1 2 और 3 और नीचे से चौथा, 4 फेस हैं। एजेस कितनी है यहाँ पर? ये वाली 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, v प्लस एफ बराबर क्या होना चाहिए? ई प्लस 2। तो वर्टिसेस कितनी है? 4, फेस कितनी है? 4, एजेस कितनी है? 6 प्लस 2, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8। तो चाहे प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, दोनों के ऊपर यही सूत्र लगेगा। एग्जाम में वो आपको थोड़ा और टिपिकल दे सकता है, जैसे मान लो ऊपर तो ये स्क्वायर बेस्ड क्या दे दिया आपको? पिरामिड दे दिया। इसके नीचे मान लो आपको और मतलब एक और आपको क्या दे दे यहाँ पर इस तरीके से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये ऐसे दे दिया, नीचे तो आपको क्या दे दिया? प्रिज्म दे दिया। ठीक है, नीचे तो क्या दे दिया? प्रिज्म, और प्रिज्म के ऊपर क्या दे दिया आपको? इस तरीके से पिरामिड दे दिया। तो अभी आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा दोनों के ऊपर। ये पूरा क्या हो जाएगा? एक पॉलीहेड्रन बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना नहीं है। v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 लगाना है। अब कभी कभी ये ई इधर ले आता है, खाली 2 बचता है, माइनस का ही आ जाता है, तो प्लस माइनस करके आगे पीछे कर लेता है, चीज़ यही रहती है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ले चलता हूं अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो शेप्स है, 2D शेप्स है, उनका पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से जो प्लेन पे आते हो। पेरीमीटर को क्या कहते हैं हम? परिमाप, और क्षेत्रफल किनका? 2D शेप्स का। अब द्विआयाम आकारों का, अब जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रेक्टेंगल की। किसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले? रेक्टेंगल की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। ओके, क्या होता है रेक्टेंगल? ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं। ये लंबाई है इसकी, इसको हम L से शो करते हैं, लेंथ, और इसकी चौड़ाई को हम B से शो करते हैं, और B का मतलब होता है ब्रेड्थ, या फिर कभी कभी इसको हम विड्थ भी बोलते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। अब इसका जो परिमाप होता है बेटा, ठीक है, पेरीमीटर वो होता है इसके जो भी भुजाएं हैं सबका योग कर दो। ठीक है, जैसे कोई खेत होता है तो खेत की जो तारबंदी होती है उसका क्या होता है? खेत का परिमाप होता है, उसका पेरीमीटर होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसकी बाउंड्री, और इसकी बाउंड्री क्या है? इसकी साइड, इसके साइड का सम कर दो। इसकी साइड क्या है बेटा? L प्लस ये क्या हो जाएगा? B प्लस L प्लस ये वाला B। ठीक है, ये वाला L, ये वाला B,
फिर ये वाला l, फिर ये वाला b। तो इस l को मैं पहले लिख देता हूँ l प्लस l, और इस b को मैं बाद में लिख देता हूँ b प्लस b। तो l प्लस l कितना हो गया 2l, और b प्लस b क्या हो गया 2b। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा l प्लस b। ये इसका क्या आ गया बेटा, परिमाप या पेरीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया। अब आपने कभी ईंटें रखी हुई देखी होगी कि ऐसे कितनी ईंटें रखी हुई है, मान लो ये 3 ईंटें रखी हुई है, इसके ऊपर और ऐसे सेम टू सेम कितनी रखी हुई है, 3 और रखी हुई है। तब आपसे पूछा जाए कितनी ईंट है, तो इसको करने का 2 तरीका, या तो 1 2 3 4 5 6 सब की सब गिनो, या फिर आप देखोगे कि यहाँ कितनी है 3 है, यहाँ कितनी है 2 है, तो 3 दूनी कितनी हो गई 6 ईंटें हो गई। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारी लाइनें हम ऐसे यूं मिलाते जाएं 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 मिलाते जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो ऐसी कितनी लाइन्स हैं यहाँ पर, ऐसी कितनी लाइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी लेंथ है 3 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है, ऐसे कहाँ तक चौड़ाई गई उसकी लेंथ की, तो 2 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते तो पूरा एरिया आ जाता है। समझ रहे हो बेटा, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी, इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो ये था रेक्टेंगल के बारे में। अब इसमें कभी कभी इसके पथ के बारे में पूछ लेता है, तो वही क्या करना पड़ता है इसके अंदर, मान लो कि आपसे पूछ लिया कि ये वाला निकालो, तो बहुत सिंपल है बच्चों, पहले बाहर वाला निकालो, उसमें से अंदर वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो इसने ये विड्थ दे दी 2 दे दी। ठीक है, तो टोटल L है, तो L में से 2 इधर भी माइनस करोगे और 2 इधर में से माइनस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस 4। इस तरह से इसकी लंबाई आ जाएगी, और ये जो है 2 इधर भी होगा और 2 इधर भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा B माइनस 4। 2 की जगह आप कुछ भी मान सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये x आ गया, ये भी x आ गया, ये भी x आ गया, तो L माइनस 2x, B माइनस 2x, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो अंदर वाले को भी। तो ये था रेक्टेंगल के बारे में। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्वायर के बारे में। अब 2D शेप का वॉल्यूम होता नहीं है, तो वरना पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम भी बताता। वॉल्यूम कब होता है, जब बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रख देंगे तो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, तो उसमें हाइट भी होती है। जब हाइट आ जाएगी साथ में, तब उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। वर्ग के बारे में। तो वर्ग एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इसकी साइड ये A है, तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, सब क्या हो जाएगी, A A A A। ये हो जाएगा A B C T। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब ये एक ऐसा रेक्टेंगल है, ये भी एक ऐसा आयतन है जिसके पास पास वाली भुजाएं भी क्या हो गई, इक्वल। आमने सामने वाली तो थी, ऑपोजिट तो थी, लेकिन आसपास वाली भी हो गई। तो इसके अंदर रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले लगाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एरिया या फिर क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, A, और चौड़ाई भी कितनी है, A, तो A गुणा A क्या हो गया, A स्क्वायर। A यहाँ पर क्या है, इसकी साइड है,
तो ये हो गया साइड का स्क्वायर। साइड को हिंदी में हम भुजा कहते हैं, तो भुजा का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, या फिर उसकी जो भुजा है गुणा उसकी भुजा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके परिमाप की या फिर पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर जो होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं क्या हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर ए, 4 गुणा ए। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया और इसका परिमाप आ गया। ये आपका हो गया वर्ग। इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम पैरेललोग्राम की। किसकी? पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसके अंदर क्या होता है? ये ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाली भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, ये इसका आधार हो गया जिसको हम बेस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इसकी क्या हो गई? हाइट, इसको हम h कह सकते हैं। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से काट के उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या इसका आकार जो है वो एक रेक्टेंगल जैसा नहीं हो जाएगा? अगर ये चीज़ उठा के यहाँ रख दूँ ना बेटा, और इसको अगर हम भूल जाएं तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो जितनी चीज़ यहाँ कटी उतनी चीज़ यहाँ कटी। ये पूरा b है तो ये भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? b, क्योंकि जो चीज़ यहाँ हटी वही चीज़ यहाँ लगी। तो ये दोनों इक्वल। और पैरेललोग्राम में जो हाइट होती है, जो समांतर चतुर्भुज में उसकी ऊंचाई होती है, वो हर जगह क्या रहती है? बराबर। ठीक है, तो ये इसकी हाइट यहाँ पर h। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? अब रेक्टेंगल हो गया। ये यहाँ पर यूं 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 यूं। ठीक है, इसका नाम जैसे मान लो A B C D था और यहाँ पर ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ये C था और ये D था। तो इसको अगर मैं बोल दूँ C डैश, तो ये C डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर, और D की जगह क्या आ जाएगा? C। ठीक है, तो C ये वाला C डैश B A, ये क्या बन जाएगा आपका? एक तरीके से स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? इसका आधार क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगा? इसका आधार। और ब्रेड्थ जो विड्थ है वो इसकी क्या हो जाएगी? हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो ये मैं वापस हटा देता हूँ इसको। ये था यहाँ पर, यहाँ से हट गया। ये भी है, ये भी क्या है? भी। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार इंटू सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली हाइट नहीं लेनी। कैसे लेनी? परपेंडिकुलर हाइट लेनी है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके परिमाप के बारे में। किसके बारे में बेटा? परिमाप के बारे में। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये B है, अगर इसका नाम मैंने ये टेढ़ा वाला है, इसका नाम क्या कर दिया? A कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B प्लस A प्लस B प्लस A। तो कितने हो गए? 2A हैं और 2 क्या है? B है। तो 2 गुणा A प्लस B। ठीक है,
इसको हम कह सकते हैं 2 टाइम्स द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, पास वाली भुजाओं के योग का दुगना इसका क्या होता है, परिमाप। तो फॉर्मूले जो है इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई। अब इसी पैरेललोग्राम से आपका क्या सूत्र आएगा, आपके ट्राइंगल का यानी त्रिभुज का सूत्र आएगा। तो ये जो पैरेललोग्राम है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिभुज या फिर ट्राइंगल के बारे में। त्रिभुज या फिर ट्राइंगल के बारे में। तो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया। ठीक है, इसका आधार क्या था, b। अब अगर मैं इसको यहाँ से बराबर बीच में से क्या कर देता हूँ, आधा काट देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो हाइट थी ये क्या थी, h। तो बीच में से काटेंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो पहले जो था ये, वो क्या था, इसका क्षेत्रफल, पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल क्या था, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर जब हमने इसको आधा कर दिया तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, आधा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये किसका आ गया, त्रिभुज का आ गया। अब अलग अलग त्रिभुज का और भी अलग अलग होता है, लेकिन ये मेन सूत्र यही होता है आपकी 8वीं कक्षा तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम सर्कल के बारे में। किसके बारे में, वृत्त के बारे में। तो ये समझ में आ गया होगा। और इसका जो अगर परिमाप निकालना है, मान लो ये B है, ये साइड इसकी A है, ये साइड इसकी C है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा या फिर पेरीमीटर हो जाएगा, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, जो कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तीनों को हम जोड़ देंगे। अगर तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए बराबर 3 है। दो बराबर है, एक अलग है, तो 2a प्लस बी। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं वृत्त के बारे में या फिर सर्कल के बारे में। तो जो सर्कल है या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, वृत्त कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, व्रत अलग होता है बेटा। वो व्रत हम जो फास्ट रखते हैं ना आपके, ठीक है, वो फास्ट होता है व्रत। ये क्या है, वृत्त। ऋषि की मात्रा है ना, वृत्त। गुजराती लोग इसको ज़्यादातर वृत्त बोलते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अमित जी, है ना ठीक है, तो ज़्यादातर गुजरात में उनके टीचर शायद वृत्त बोलते होंगे, वृत्त बोलते हैं इसको। तो संस्कृत इस तरह से ट्यून आता है, लेकिन हमारे टीचरों ने क्या सिखाया, इसको वृत्त सिखाया है। ऋषि की मात्रा लग रही है तो वृत्त। ओके, संस्कृत नहीं होता है। तो सर्कल है और ये क्या हो जाएगा, वृत्त। अब यहाँ पर जो वृत्त है या सर्कल है, तो सर्कल के बारे में इसका पहले हम बात करेंगे बेटा परिमाप के बारे में या फिर पेरीमीटर के बारे में। किसके बारे में, पेरीमीटर के बारे में। हमें क्या मिलेगा, जैसे कि पहले ये वृत्त लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, तो इसके परिमाप को हमें स्पेशल नाम दिया, उसका नाम है सरकमफ्रेंस। क्या दिया, सरकमफ्रेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो सरकमफ्रेंस है इसको मैंने शो कर दिया। इसका हो गया C1, इसका हो गया C2, इसका हो गया C3, इसका हो गया C4। तो रस्सी ली,
रस्सी को गोल गोल लपेटा इसके बाहर और उसको स्केल से नाप लिया। यहाँ पर भी एक रस्सी ली, गोल गोल रखा इसके ऊपर बराबरी का, फिर उसको नाप लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये चीज़ देखी, जैसे जैसे इसका जो डायमीटर बढ़ा रहे हैं, जो इसके सेंटर से गुजरने वाली लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, रेखाखंड होता है, इसके जो केंद्र से गुजरती है उसको डायमीटर कहते हैं। तो इसका डायमीटर हो गया D1, इसका डायमीटर हो गया D2, इसका डायमीटर हो गया D3, इसका डायमीटर हो गया D4। तो हमने देखा कि C1 जैसे जैसे हम D बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे C बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम फिर यहाँ D2 लिया तो C2 भी बढ़ा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। D3 लिया तो यहाँ पर मिला C3 मिला, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। फिर उसके बाद में जब हमने D4 लिया तो हमें क्या मिला C4। दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हर C को D से डिवाइड करके देखा तो एक फिक्स वैल्यू हमें मिल रही थी, एक फिक्स वैल्यू मिल रही थी। और उस फिक्स वैल्यू को जब हमने डिवाइड करके देखा, जैसे कि C1/D1, C2/D2, तो हर बार हमें एक वैल्यू मिल रही थी 3.14 डॉट 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 चलती जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही थी। ये भी कितनी आई 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी कितनी आई 3.14। आप खुद भी चेक कर सकते हो ऐसा लेकर। तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू मिली, इसको नाम रख दिया हमने पाई। क्या रख दिया, पाई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये रिलेशन हमें फिक्स मिल गया कि C बराबर पाई, C/D बराबर पाई मिल गया हमें हर सर्कल के लिए। अब जब हम ये जो D डिवाइड में इधर आकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो C बराबर क्या मिल जाता है, पाई इंटू D। अब ये जो सेंटर होता है ना, तो सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक, इसके केंद्र से इसके किसी भी बिंदु तक जो दूरी होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और डायमीटर जो होता है ना, इसकी व्यास को कहते हैं डायमीटर। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर। तो ये जो व्यास होता है, ये जो त्रिज्या है इसका दुगना होता है। रेडियस का डबल कौन होता है, डायमीटर। तो D बराबर क्या होता है, 2 गुना R। तो इससे क्या बन जाएगा, C बराबर पाई गुणा में क्या है 2 गुणा में क्या है R। तो D की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2R। तो C का बन गया 2 पहले लिख दिया, पाई R। ये इसका क्या बन गया, परिमाप। C बराबर 2 पाई R। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर परिमाप। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स, परिमाप तो हमें मिल गया, अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, कि इसका क्षेत्रफल कैसे आया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कैसे आया, लेकिन कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो C बराबर 2 पाई R। तो ये हमें क्या मिल गया, इसका सरकमफ्रेंस या फिर परिमाप। R यहाँ पर क्या है, R इसकी त्रिज्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में हम बात करते हैं अब। तो ये हम हटा देते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला गया, कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, और इसकी ये रेडियस क्या है बच्चों, R है। तो यहाँ तक भी जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब ये जो इसका ऊपर वाला भाग है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो गई रेडियस। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे 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 इस तरीके से, मतलब इस पार्ट को काट के यूँ सीधा करूँ, इस पार्ट को ऐसे 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 काट के सीधा करूँ, तो ये पार्ट मेरे को कैसे मिल जाएगा,
इस तरीके से यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस पूरा नहीं है, सरकमफ्रेंस का क्या है, आधा है। ठीक है, ये हो गया रेडियस। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r और उसका आधा, तो 2 से 2 कट गया। तो ये जो चीज़ हमें मिली, ये चीज़ यहाँ से मिल गई पाई r। अब ये सेम प्रोसीजर जब मैं नीचे करूँगा, इसको ऐसे ऐसे बहुत सारे शेप में काट के, और जब मैं इसको सीधा करूँगा तो ये इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी, पाई r, और ये इसकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। इसको मैं इसके ऊपर वाले के अंदर फिट कर देता हूँ, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और ये लगभग हमारा क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी लेंथ क्या है पाई r और ब्रेड्थ क्या है r। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत की। तो लंबाई क्या है इसकी, पाई r, और चौड़ाई क्या है r। तो ये हो गया पाई r गुणा r स्क्वायर, ये इसका आ गया क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इस तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल आता है, एरिया ऑफ सर्कल आता है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो पेरीमीटर था वो बता दिया, सरकमफ्रेंस था वो क्या होता है 2 पाई r, और जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको हमें छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का, सर्कल ये क्या हो गया, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का एरिया था वो था पाई r स्क्वायर। क्या था बच्चों, पाई r स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आधा क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। पूरे सर्कल का पाई r स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हाफ पाई r स्क्वायर। और इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक c/2। तो पहले कितना था, c था पूरे का, ये वाला कितना था पूरा c। अब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आधा। ठीक है, तो c/2 मतलब कितना हो गया 2 पाई r/2, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो सरकमफ्रेंस मिलेगा वो असली में हमें क्या मिल जाएगा, पाई r। सेमी सर्कल के बारे में बात करता हूँ, अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, वो क्या हो जाएगा पाई r। ठीक है, पर अभी है ना, इसका जो सरकमफ्रेंस है ना, सिर्फ ये नहीं है इसकी बाउंड्री। क्या इतने से ही पूरा बंद हो गया, नहीं। यहाँ पर देखो बेटा, ये चीज़ भी इसको क्या कर रही है, अब बंद कर रही है। तो ये चीज़ क्या है, इसका डायमीटर है, इसका व्यास है। तो पाई r में क्या जोड़ना पड़ेगा, t। ठीक है, ये सेमी सर्कल के लिए है इसका सरकमफ्रेंस, ये पाई r और साथ में ये व्यास मतलब डायमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r, d की जगह 2r ले लिया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है r, और ये क्या बच गया पाई+2। यहाँ से पाई बच गया, यहाँ से 2 बच गया। ये सरकमफ्रेंस ऑफ या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो हमें उसको छोड़ना नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मान लो ये दे दिया, इसका आप क्या निकालो, परिमाप निकालो। तो आप ऐसे मत कर देना कि हाँ भाई इसका पूरा परिमाप निकाला, फिर ये इसका पूरा निकाला, इसका पूरा निकाला। उस शेप का परिमाप बोल रहा है ना, तो आप खाली ये दोनों लेंथ गिनोगे, ये वाली काउंट करोगे और ये वाली काउंट करोगे, बस।
ठीक है। अंदर पूरा यूँ रेक्टेंगल का पूरा नहीं लेना है, इसका ऐसे हाफ हाफ करके पूरा नहीं लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पूरा नहीं ले लोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। खाली उस बाउंड्री का लेना, उस शेप का लेना हो तो बाहर वाले का ही लेना। तो मतलब ये और ये मिलकर सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L + L 2L। इसकी चौड़ाई को नहीं लेना होगा। अब इसके अंदर और क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। इसके अंदर है कि कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी सामान्य चतुर्भुज हो, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। एरिया ऑफ एनी जनरल एनी कॉमन क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं बेटा, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ओके, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा कि मान लो कोई भी ऐसा, ठीक है, ये समांतर होना जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई चतुर्भुज है। इसका नाम रख दिया मैंने A, B, C और D। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, कैसा भी कोई भी चतुर्भुज हो। तो यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, विकर्ण, ठीक है, डायगोनल। क्या हो जाएगी बेटा, ये इसकी डायगोनल। और इसका हमें क्या लेना है, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब जो इसकी हाइट है, किससे, उसके सामने वाले शीर्ष से, उसके सामने वाले वर्टेक्स से। इसकी भी लेनी है और इसकी भी लेनी है। सामने जाकर कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, एक ये वाला पहला वाला और ये वाला दूसरा वाला। अगर इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं जोड़ दूं तो इस पूरे जो चतुर्भुज है, इस दोनों ट्राइंगल को जोड़ दूं तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल या फिर एरिया। ठीक है, अगर इसकी हाइट है h1, इसकी ऊंचाई है h2, इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई h2, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2, और ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, d। डायगोनल ये वाली देगा, भले ये वाली दे, दोनों केस में हमें क्या निकालना है, h1 और h2 वो देगा उस डायगोनल के ऊपर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का A2 हो जाएगा हाफ, आधा, इंटू आधार क्या है इसकी, डायगोनल है ना, इसका विकर्ण, इंटू हाइट क्या है इसकी, h2, पहले वाले त्रिभुज का। ठीक है, पहला वाला क्या है, ABD, दूसरा वाला क्या है, BCD। ये कितना हो जाएगा, A1 बराबर आधा गुणा, अब इसका आधार जो है उस तरफ ये वाला ही लेंगे आधार, और ये क्या हो जाएगी उसकी हाइट। तो आधार हो जाएगा D, बेस हो जाएगा D, और हाइट क्या हो जाएगी h1। तो इसका जो ओवरऑल एरिया जो मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, A1 + A2। तो A1 क्या है, आधा गुणा ये, सॉरी h1 है, क्या है बेटा ये h1, D गुणा h1 प्लस आधा गुणा D गुणा h2, हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, हाफ दोनों में कॉमन आ जाएगा, D दोनों में कॉमन आ जाएगा,
बचेगा क्या, H1 प्लस H2। ठीक है, ये किसी भी कोऑर्डिनेटर हो, कैसा भी कोऑर्डिनेटर हो, अगर उसका हमें डायगोनल दे रखा है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है उसके वर्टेक्स से, उसके शीर्षों से, तो उसका हम क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर दे दिया है, ठीक है, जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइट हो गई H1, यहाँ से लेके हाइट हो गई इसकी H2, रोम्बस हो या काइट हो। ठीक है, अब ये H1 प्लस H2 पूरी क्या हो जाएगी, इसकी डायगोनल ये वाली क्या हो जाएगी, D1 विकर्ण, और इसको मैंने मान लिया पूरी D2। तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, आधा गुणा आधार क्या हो जाएगा D2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी H1। ये जो D1 है टोटल, ये H1 प्लस H2 को मिलाकर है। तो इसका क्या आ गया बेटा, आधा ऊपर वाले का पहले हाफ इंटू आधार क्या है D2 इंटू हाइट क्या है H1, प्लस नीचे वाले का ये क्या है आपका, मान लो काइट है या फिर रोम्बस, जो भी लो आप, दोनों में यही लगेगा, हाफ इंटू, अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D2 आधार हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा H2। ठीक है, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आधा और D2, हाफ और D2, तो हाफ गुणा D2 बचा क्या, H1 प्लस H2, और H1 और H2 मिलाकर क्या है, D1 है। ये H1 और H2 मिलाकर क्या है, D1 है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, D1। तो स्पेशल कुछ होते हैं, क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, जिनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उनके ऊपर ये लगेगा। ठीक है, रोम्बस है, काइट है, इंटू D1, तो उनके ऊपर ये सूत्र लग जाएगा। किसके ऊपर, रोम्बस, काइट है, स्क्वायर है, ठीक है, इन सभी के ऊपर, पतंग है, वर्ग है, और रोम्बस के ऊपर ये लग जाएगा जब ये क्या हो जाए, हाफ गुणा D2 गुणा D1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर कोई फॉर्मूला आ जाए तो वो आप कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो 3D शेप्स है, सॉलिड शेप्स है, उनके सरफेस एरिया के बारे में और उनके वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।